हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे कि मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन है, तो ये जबलपुर इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न था किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे, पूरा अभी बताएंगे हम आपको। देखिए, डैलिश चौहान ने अच्छा आंसर किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल सिंह पटेल हैं। तो केंद्रीय और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम साक्षर जिला जो है वो है आपका जबलपुर। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो है करीब 81.1%, अगर बात करते हैं सेंसस 2011 की। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो 69.2 है। इनमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 78.7 और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 59.2। साक्षरता की दर में अगर बात करते हैं दशकीय वृद्धि की, तो ये है 5.60%। ठीक है, तो ये दशकीय वृद्धि यानी कि पिछले 10 साल में, इससे पहले जो 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में जो जनगणना हुई, तो इन 10 साल में जो दशकीय वृद्धि दर आई है वो आई है 5.60। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जहां पर पुरुषों की और महिलाओं की और इसके साथ साथ ओवरऑल तीनों ही आपकी जो साक्षरता दर है वो प्रदेश में सबसे कम है, 36.1% मात्र। कर्क रेखा जबलपुर नगर से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा मीनू चौहान ने भी आंसर किया है, थोड़ा जबलपुर के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। तो यहाँ से अगर देखिए, साक्षरता सबसे ज़्यादा जबलपुर की है। मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है, जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका त्रिपुरी था, जो कलचुरियों की राजधानी रही थी। मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से नहीं लिया जाता है। ठीक है, और पर्यटन स्थल हैं 64 योगिनियों का मंदिर, भेड़ा घाट, मदन महल, पिसनहारी की मढ़िया, कंकाली देवी मंदिर, तिलवाड़ा घाट जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित हुई थी, रानी दुर्गावती की समाधि, रूपनाथ से अशोक का अभिलेख। रूपनाथ जो जगह है वहां से अशोक का एक अभिलेख मिला हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से 3 जगह हैं जहां से अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि अशोक के अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिले हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय के हैवी व्हीकल कारखाना, गन कैरेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र भी यहाँ पर है। प्रथम नगर निगम जबलपुर में 1864 को स्थापित किया गया था। ठीक है, जबलपुर के शिक्षा और संस्थानों की बात करें तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एंड महात्मा गांधी सामूहिक विकास प्रशिक्षण केंद्र, प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया था। नहीं भैया, प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये स्थापित करा गया था ग्वालियर का, जो गजरा राजा है। ठीक है, आई थिंक 1946, कंफर्म कर लीजिए इसको, 1946 या 1948 में इसको स्थापित किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ एक बार आप कंफर्म जरूर कर लें बुक से, अदरवाइज कल के वीडियो में मैं कंफर्म करा दूंगा। 3 विश्वविद्यालय हैं, रानी दुर्गावती, जवाहरलाल नेहरू और महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय। जबलपुर के शिक्षा संस्थान हो ही गए हैं। भोपाल और जबलपुर नगर से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन इसमें थे आपके। 14 जिलों से गुजरती है, जिनमें से आपका रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, पहले शाजापुर था, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। 14 जिले हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कल के लिए प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा बनती है। तो ये कमेंट करके आपको 2 प्रश्न बताने हैं। अर्धवार्षिक अंक हमारा ले सकते हैं। इसके अलावा मंथली जो करंट अफेयर है वो भी आप ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ और नोट्स हैं जो आपके जीके में काफ़ी हेल्प करेंगे, साइंस में काफ़ी हेल्प करेंगे, बिकॉज वेब कंपनी साइंस जो है वो उसको पीवी की साइंस को क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। जेल परेरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जागरूकता के लिए किस प्रदेश सरकार द्वारा पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत
की जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश है एज यूजुअल। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो स्थानीय निकाय हैं यानी कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, इनमें पोषण अभियान में देखिए क्या होता है कि शहरी स्तर पे तो काफ़ी काम हो जाता है, लेकिन जो नगरीय निकाय हैं उनमें या ग्राम पंचायतें हैं उनमें आपका जो पोषण स्तर पर उतना काम नहीं हो रहा, पोषण अभियान का उतना काम नहीं हो रहा। इसलिए उनकी सहभागिता और उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पोषण सरकार कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय का पोषण अभियान में सहभागिता कर कुपोषण को दूर करने में सहयोग करना। ठीक है, तो कुपोषण को हटाने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो उन गतिविधियों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल ये पता होना चाहिए जब ये स्टार्ट होगा तब इसकी डेट इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी डेट तो आई नहीं है, तो डेट मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, मतलब सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये पोषण अभियान केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्ट करा गया है। यहाँ पे बात करें तो पोषण अभियान जो है जो सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, इसको 2018 में शुरू किया गया था और इस वर्ष यानी कि 2018 फिर 2019 और इसके बाद 2020 यानी कि ये कौन सा तीसरा पोषण माह है इस बार मनाया जाएगा। ठीक है, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरा पोषण माह मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य है साल 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। किसका? पोषण अभियान का। साल 2022 ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, ये ध्यान रखना आपको, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गाइज ये व्हाट्सएप, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो ये QR कोड है, आप बार कोड स्कैनर जो आपके फ़ोन में होगा या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इससे हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, नंबर अगर सेव कर लेंगे इसके बाद आप नंबर भी सेव कर सकते हैं। हाँ, बस ऊटपटांग कमेंट्स ना पूछें कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, फला ढंग का इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करें। आपकी PDF के लिए अगर आप कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है, टेस्ट सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर वैलिड है तो ही आप प्लीज़ पूछें, अदरवाइज इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं दिन भर 200-300 मैसेज का रिप्लाई करूँ। दूसरा प्रश्न है, किस जिले में स्थित सरकुला नदी पर अभी हाल ही में 226 करोड़ की मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है? तो ये 226 करोड़ रुपए की मध्यम सिंचाई परियोजना है सरकुला नदी, ये है आपकी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में एक जगह है जिसको नाम दिया गया है पोहरी। ठीक है, ये पोहरी एक विधानसभा क्षेत्र है। अब चूंकि आप समझ गए होंगे कि विधानसभा क्षेत्र अगर है तो यहाँ पर ये सब काम क्यों हो रहे हैं, ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव है। ठीक है, उपचुनाव है। तो 226 करोड़ रुपए की सर्कुला मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन अभी किया है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले में। ठीक है, ये सर्कुला नदी पर बनने वाला डैम है और इससे पोहरी क्षेत्र के लगभग 28 गांव जो हैं वो सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होंगे और लोगों को पेयजल की भी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर अगर बात करें तो 303 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करा गया है और 14 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। ये याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? 226 करोड़ रुपए की सर्कुला मध्यम सिंचाई परियोजना शिवपुरी पोहरी क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा सिंगल क्लिक के माध्यम से 50,400 शहरिया महिलाओं के खाते में लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अंतरित करी गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में फैली हुई है। उत्तर पश्चिमी में प्रमुख रूप से अगर बात करें तो ग्वालियर और जो चंबल संभाग के जिले हैं वहाँ पर यह जाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। जैसे आपका भिंड हो जाता है, मुरैना हो जाता है, ठीक है, ग्वालियर हो जाता है, ये जो जिले हैं यहाँ पर सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब इन जिलों में करीब अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो 84.65% जनजाति जो है वो निवास करती है, सहरिया जनजाति। ठीक है, इन संभाग के जिलों में। बाकी छोटे छोटे हिस्सों में भी पाए जाते हैं, तो इनमें भोपाल, सागर, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभागों में भी थोड़ी बहुत सहरिया जनजाति जो है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अतिवृष्टि यानी कि जो वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई है और बाढ़ के कारण प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए की हानि हुई है। सबसे अच्छी बात है कि जन हानि नहीं हुई है, ठीक है, या बहुत कम हुई है। तो 9,500 करोड़ रुपए की जो हानि है वो अतिवर्षा और बाढ़ के कारण 24 जिलों में हुई है। लगभग 11,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है।
इनमें से करीब 11,34,000 किसान प्रभावित हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, जैसे 60,000 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो ये डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। ठीक है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनके पास एटलीस्ट उनका घर अभी है। ठीक है, केवल फसल उनकी बर्बाद हुई है, फसल बीमा से कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो घर बर्बाद हो गया उसके लिए गवर्नमेंट राशि तो दे रही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक घर यार, एक नॉर्मल घर भी बनाओगे ना तो कम से कम 4 से 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा तो आता ही आता है। ठीक है, तो जो भी हो गवर्नमेंट ने जितना दे रही है, चलो कुछ तो दे रही है, कम से कम एक पॉइंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मध्य प्रदेश सरकार एयर कार्गो हब स्थापित करेगी? तो काफ़ी 2016-17 से कवायद चल रही है, अभी तक केवल घोषणा ही होती आई है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, हमें तो करंट अफेयर में पढ़ना ही पढ़ना है। ये ग्वालियर जिला है जहां पर एयर कार्गो हब स्थापित करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार पिछले 4-5 साल से। दूसरी चीज़, अभी तक स्थापित हो नहीं पाया है, वो एक अलग बात है। तो ये डबरा क्षेत्र जो है, डबरा में एयर कार्गो हब एस्टेब्लिश करने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार का है। और एयर कार्गो हब ये होता क्या है आपका? एयर कार्गो हब होता है मालवाहक विमानों का अड्डा, मतलब जिनमें माल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अमेज़न है, अमेज़न की जो डिलीवरी होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? बाहर से जैसे सामान आपका आ रहा है, दिल्ली से आपके पास सामान आ रहा है, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर कैसे आपके पास आ जाता है? तो एयर कार्गो हब इसी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाई एयर इनको लेके आया जाता है, ये पार्सल की डिलीवरी होती है। ये छोटा सा एग्जांपल है। इसके अलावा जो माल आता है कहीं दूसरी जगह से, तो वो आपका यहाँ पे आता है। आपको पता होगा कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश को एयर क्लस्टर के रूप में, मतलब जो सामान जितना भी है मालवाहक विमानों के माध्यम से जो सामान है वो मध्य प्रदेश में आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच स्थित है चारों तरफ से। ठीक है, तो ऐसी करने की पहल चली थी, हालांकि उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय, ठीक है, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लगभग 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण इन्होंने डबरा में किया है। तो वही रीजन क्या है? रीजन है विधानसभा उपचुनाव। इसके अलावा डबरा का जो बहुप्रतीक्षित लदेरा बांध है, इसका निर्माण भी किया जाएगा। ये भी काफी साल से इसकी प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि इन्होंने उपचुनाव के लिए बात कही है कि ऐसी बात कही है। सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। ठीक है, बहुत सारे कदम उठाए हैं, सब जानते हैं। इस दिशा में सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक प्रदेश सरकार ने हटा दी है। तो ये लाइन अपने आप में हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको एक मोटिवेशन देगी कि भैया आप पढ़ना है, वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो लग जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। अब वो तो बाकी उपचुनाव के बाद पता चलेगा एक्चुअल में सच्चाई क्या है, तो वो बाद में देखेंगे अपन। अगला प्रश्न है, सोन चिड़ैया अभ्यारण्य के डी नोटिफिकेशन का प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। यह कहाँ स्थित है? तो सोन चिड़ैया अभ्यारण्य, देखिए इसका नाम ही एक्चुअल में सोन चिड़ैया अभ्यारण्य निकल गया है। वैसे ये ग्वालियर का घाटी गांव अभ्यारण्य है। पिछले 1-2 साल से उसको डिनोटिफाई करने का एक प्रस्ताव चल रहा है, ये केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। डिनोटिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? क्या है, जैसे देखिए आपका एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, अब ये सोन चिड़ैया के लिए संरक्षित था। ठीक है, सोन चिड़िया जिसको ग्रेट इंडियन वस्टर्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, इस नाम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। तो ये जो सोन चिड़िया है या सोन चिड़ैया अभ्यारण्य है, इसका डिनोटिफिकेशन करा जाना है। अब क्या है, मान लो ये पहले जो था 511-512 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, लेकिन ये पूरा जो एरिया है इसमें कुछ लोग भी रह रहे थे। तो ये जो हिस्सा है इसका, मान लो कि इस हिस्से में अब कोई भी जानवर जो है वो या तो वहाँ पे है नहीं, या फिर वो इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। तो अब क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगा कि इसको इतने हिस्से को कवर कर लेगी अभ्यारण्य के लिए, बाकी इस हिस्से को डीनोटिफाइड कर देगी। मतलब ये अब दूसरे कामों के लिए यूज की जा सकती है जमीन। तो ऐसे ही हो रहा है, 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है घाटी गांव अभ्यारण्य। तो डीनोटिफिकेशन के बाद 111 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो अभ्यारण्य से मुक्त किया जाएगा। मतलब बचेगा कितना? करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लगभग बचेगा। ठीक है, तो ये अब अभ्यारण्य के लिए आएगा। बाकी इससे पहले हमने आपको बताया था कि सोन चिड़ैया कुछ जो घाटी का अभ्यारण्य वहाँ पर देखी गई हैं, तो उनके लिए अंडों का और उनके लिए घास का वो सब प्लान करा जा रहा था। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको इसके बारे में बताया था। अगले 10 साल में करीब 5112.68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इस अभ्यारण्य पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है।
वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।